गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है इसमें स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग ईपीएफओ के एग्ज़ाम में जो पॉलिटी में क्वेश्चंस देखे पूछे गए हैं वो कंप्लीट इस वन वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें मैं आपको ऑप्शंस भी बताऊंगा और उसके एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। तो इसका आपको पीडीएफ मिलेगा साधना है टेलीग्राम चैनल में। एंड ये 20 मिनट्स का वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा कंप्लीट पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंड इसके ऑप्शन से हम लोग ये भी देखेंगे कि आपको इसके ऑप्शन के थ्रू कैसे आंसर पे जाना है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आर्टिकल 43, ये 43 कहाँ पर है? डीपीएस में आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉय स्टेट प्रयास करना चाहिए थ्रू लेजिस्लेशन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट ऑफ द फॉलोइंग वेजेस। मतलब ये बोल रहा है आर्टिकल 43 क्या मतलब क्या डायरेक्ट कर रहा है स्टेट को कि आप वेजेस के बारे में कुछ बात किया है। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें हम लोग लास्ट से डिस्कस करेंगे, ऑप्शन डी से डिस्कस करेंगे। तो नीड मिनिमम वेजेस। तो डीपीएस भी मोस्टली ना डायरेक्टिव देता है, कोई ऐसा ये नहीं देता है कि मतलब आपको करना ही करना पड़ेगा। ये डेफिनेटली बस केवल क्या देता है, आपको डायरेक्ट ये देता है मतलब स्टेट को ये करना ही पड़ेगा। तो मिनिमम वेजेस ये नहीं लिखा है। फेयर वेजेस ये भी नहीं लिखा है। मिनिमम वेजेस इसके लिए तो एक गवर्नमेंट ने सेपरेट एक्ट बना के रखा है, मिनिमम वेजेस एक्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या? लिविंग वेजेस। मतलब देखो डीपीएस में हमेशा एक आइडियल वर्ड की बात करता है। तो लिविंग वेजेस मीन्स व्हाट? आप एम्प्लॉयज़ को इतनी सैलरी दो जो उसमें वो अच्छे से रह सके। अब आएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर चार्ज एक्सपेंडिचर? चार्ज एक्सपेंडिचर मीन्स वो एक्सपेंडिचर जो मतलब भले सरकार के पास पैसा हो या ना हो बट एक खर्चा जरूर होगा। जैसे प्रेसिडेंट का सैलरी, प्राइम मिनिस्टर का, एमपीज की सैलरी, सुप्रीम कोर्ट की सैलरी। तो ये इसके ऊपर ना वोटिंग नहीं होता है। वोटिंग उसके ऊपर होता है जब सपोज को गवर्नमेंट को न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, गवर्नमेंट को कोई ब्रिजेस बनाए तो उसके ऊपर वोटिंग होती है। तो उसको अनचार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और चार्ज एक्सपेंडिचर मीन्स वो एक्सपेंडिचर जो डेफिनेटली होगा ही होगा। अभी गवर्नमेंट के टोटल 3 अकाउंट है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी एंड एक पब्लिक अकाउंट। तो जो कंटेंजेंसी फंड है ये इमरजेंसी के लिए होती है, जैसे कि कोविड-19 आ गया है। तो अभी इसका कॉर्पस अमाउंट कितना? 30,000 करोड़ रुपये। पहला इसका आई थिंक 500 करोड़ रुपीज़ ही था, बट इसका कॉर्पस अमाउंट बढ़ा के 30,000 रुपये कर दिया। और थर्ड है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट जो वो है फंड, वो है जिसमें सारे जो गवर्नमेंट्स के नहीं कि जो हम लोग पेंशन का फंड जाता है, इंश्योरेंस का फंड उसमें ही जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम लोग, द डेप्ट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लाइबल। डेफिनेटली ये चार्ज एक्सपेंडिचर में आएगा, बिकॉज गवर्नमेंट को ये फंड मतलब जो गवर्नमेंट ने कर्जा लिया है उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पॉइंट 2 बोलती है एमोलमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू आर ऑफिसर। तो डेफिनेटली चार्ज एक्सपेंडिचर में भी होगा, जो प्रेसिडेंट का खर्चा वो भी आएगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन 2 जहाँ पे उसको कट करो। तो अभी ए बी सी में लड़ाई है, ठीक है। अब थर्ड आएंगे, सैलरी अलाउंसेस ऑफ द पेंशन पेबल टू रिस्पेक्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी आएगा। द सैलरी अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा स्पीकर, ये भी आएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ये सारे चार्ज एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। हम आएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंड, मतलब ठग्गन कमेटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विच कमेटी है जिसने जो थर्ड टायर डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो इसका आप लोग को निमोनिक याद रखना है, BAGLT, बलवंत राय अशोक मेहता, फिर GVK, फिर LT लंगन, फिर ठंगन कमेटी। ये सारे सीक्वेंस आप याद रखना। तो इसने बोला है कि जो भी पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो। तो डेफिनेटली इन्होंने बोला है, बट इन्होंने 3 ईयर नहीं बोला था, इन्होंने बोला था 5 ईयर रखो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, अब पढ़ेंगे एक एक करके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। 15 फाइनेंस कमीशन 2017 में बैठा था और इसका रिकमेंडेशन 2021 से लेकर 2026 तक है। इसके चेयरमैन कौन थे? NK सिंह जी थे। अब 16 फाइनेंस कमीशन बना है, उसका चेयरमैन का नाम है अरविंद पारंगिनिया। आप लोग मुझे 8 पे कमीशन की जो चेयरमैन बनी है, लेडीज़ बनी है, उसका नाम आप लोग कमेंट में करके मुझे बताइए। तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, द बेसिक। मतलब इसने बोला क्या क्या रिकमेंडेशन दिया, 15 फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। द बेसिक यूनाइटेड ग्रांट्स कैन बी यूज बाय द रूरल लोकल बॉडीज फॉर द लोकेशन स्पेसिफिक फील्ड अंडर द 29 शेड्यूल इंटरेस्ट इन 11 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट सैलरी एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है। इसमें बोला है कि ये जो एक्सेप्ट मतलब आप लोग सब खर्चा करोगे लेकिन सैलरी एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट नहीं दोगे, तो ये तो रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग इसको रॉन्ग करेंगे। और अगर आप जैसे फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग करोगे तो आपको बाकी का आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या बोला है, कैन बी यूज बाय लोकल रूरल बॉडी ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक फील्ड अंडर द 29 शेड्यूल।
मतलब वो ग्रांट जो लोकल गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, बट स्टेब्लिश सैलरी और सैलरी एंड इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट नहीं आएगा उसमें। आप कोई व्यक्ति काम करेगा किसी भी प्रोजेक्ट पे तो उसको सैलरी तो लगेगा ना, आप सैलरी नहीं दोगे तो प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। आपको ऑप्शन 2 देखेंगे। द टाइट ग्रांट्स कैन बी यूज्ड फॉर बेसिक सर्विसेज ऑफ सैनिटेशन, मेंटेनेंस, ओडीएफ स्टेटस, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो ये राइट है, मतलब जो ग्रांट है वो ये सब काम के लिए तो आता है। और थर्ड बोल रहा है कि इट रिकमेंडेड हेल्थ ग्रांट टू बी क्रिएट डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्राइमरी पीएचएफसी। तो ये बोल रहा है कि वो मतलब जो ग्रांट हेल्थ ग्रांट आएंगे उसमें से जो डायग्नोस्टिक सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट किया जाए, तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। ये इजी क्वेश्चन था। हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। अभी स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं। देखो फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन दोनों अलग है। फाइनेंस कमीशन ऑल ओवर इंडिया के टैक्स के बारे में बताता है कि टैक्स कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो, और जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, ये बस ये ओनली ये बताता है कि जो पंचायत में है, जो पंचायत में फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट, बस यही बताता है। ये याद रखना आप लोग। देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन केवल इट रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट स्टेट, ये डेफिनेटली इट रिव्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो बोथ स्टेटमेंट राइट है। अगर ये दिया होता ना कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता। हम आगे चलेंगे। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्री या माइन इन द एनी हजार्डियस एम्प्लॉयमेंट। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा, मतलब कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो मना करता है कि चिल्ड्रंस को कोई भी हजार्डियस फैक्ट्रीज में काम करना मना है। तो आप हम लोग देखेंगे आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 तो ये है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19। आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ लाइफ। आर्टिकल 23 ये तो फोर्स लेबर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये याद रखना आप लोग। मूव करेंगे आगे। हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्डिनेंस पावर मीन्स व्हाट, वो पावर जो गवर्नमेंट बना देगी। तब देखो रूल कैसा बनता है, रूल बनता है पहले लोकसभा से पास होगी, फिर राज्यसभा से, फिर प्रेसिडेंट एक्सेंट देंगे तो वो कानून बन जाएगा। बट सपोज ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। अगर समझो कोई इमरजेंसी चीज़ है जिसको मतलब हमें इमरजेंसी ला रहा है, फॉर सपोज टेक एग्जांपल, समझ इंडिया के ऊपर अटैक हो गया है, ठीक है, और गवर्नमेंट ने रूल बना के रखा है कि आर्मी हर साल 10,000 करोड़ रुपए खर्चा कर सकती है। बट अभी हम लोग को मतलब तुरंत में हम लोग को 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करना है। बट रूल तो केवल 10,000 का बना है ना। तो अभी गवर्नमेंट जाएगी पार्लियामेंट में, तो अपोजिशन डिबेट करना लगेंगे, और प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिलेगा, तो इस टेक टू मच टाइम। तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट क्या करेंगे, ऑर्डिनेंस निकाल देंगे। ऑर्डिनेंस मतलब इमरजेंसी पावर। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखा हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि इट इज डिस्क्रिशनरी पावर डज नॉट इंटेल एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। तो इसमें इट इज़ डिस्क्रिशनरी पावर डज नॉट इंटेल द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, जो ये डिस्क्रिशनरी पावर है एक ऑफ गवर्नर, ये मतलब ये इसके डिस्क्रिशनरी पावर है, ये एडवाइस ऑफ मिनिस्टर के ऊपर काम नहीं करते। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हम लोग को नॉट करेक्ट पूछा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं, ये सेकेंड ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, हम सीधा थर्ड पढ़ेंगे। विथ रिगार्ड्स टू रिपन्सी विद द यूनियन लॉ रिलेटेड टू द कॉन्करेंट स्टेट। मतलब इसको मैं फटाक से आपको पढ़ के बताता हूँ। सपोज देखो, अगर समझो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस निकाला है, ठीक है, और उसी टाइम पे अगर समझो पार्लियामेंट में कोई रूल बना दे, तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा उस एक्ट के ऊपर। बट ये बोल रहा है कि अगर समझो गवर्नमेंट ने कोई भी ऑर्डिनेंस निकाला है, वो प्रेसिडेंट की कंसल्ट से निकाला है, तो इवन पार्लियामेंट ने वो लॉ बनाया होगा तो भी गवर्नर की ही रूल चलेगी वहाँ पे। तो ये बोल रहा है, तो डेफिनेटली ये तो राइट है। अगर ये राइट है तो फिर, लेकिन हमको रॉन्ग पूछा है, तो थर्ड जहाँ पे इसको कट करो, एंड ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। अब मूव करेंगे आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्यूरेटिव पिटिशन इज करेक्ट। क्यूरेटिव पिटिशन मीन्स वो पिटिशन मतलब सपोज अगर कोर्ट ने आपको फांसी की सज़ा दे दी, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी नहीं भाई ये तो गलत है, तो अब हमारा सुप्रीम कोर्ट ये ऑप्शन देता है कि आप लोग मतलब सब लोग को इक्वली न्याय मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है, आपको डाउट है कि भाई ये तो बेगुनाह है, तो उसी के लिए क्यूरेटिव पिटिशन लाया गया है। इट कैन बी एंटरटेनमेंट ओनली बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, तो इसके आगे थोड़ी ना आप इंटरनेशनल कोर्ट में थोड़ी ना जाओगे, सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें क्या बोले, इट कैन बी एंटरटेनमेंट बोथ बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो ये दोनों क्वेश्चन ना कॉन्ट्रेडिक्टरी है, तो 1 और 2 साथ में नहीं होंगे, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है। तो
मतलब ये बोल रहा है कि तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट में होगा तो हाई कोर्ट का काय के लिए आएगा, एक ही दोनों में से एक ही आएगा ना। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है तो सेकंड कट करेंगे। अब तभी भी आंसर नहीं लाया हमारा, तो हम थर्ड ऑप्शन पढ़ेंगे। सर्टिफिकेशन फॉर द सीनियर एडवोकेट इज नेसेसरी टू फाइल ए क्यूरिटी पेटिशन। मतलब ये बोल रहा है कि सीनियर एडवोकेट है उसका सर्टिफिकेट ज़रूरी है जब आप इस केस को लड़ने जाओगे। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज अननेसेसरी कोर्ट ने पहले इतना समय जब उसके ऊपर चलाया है उसको सज़ा सुनाने के लिए, तो फिर से उसको वही केस खोलना पड़ेगा। तो इसका सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट होएगा। टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से ये प्रोविज़न डाला गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वॉज राइट आंसर, डी फॉर देवसेना। अब पढ़ेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नवा पढ़ेंगे। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इज एक नोडल एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर द कंट्री इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स डेट ए बेयरिंग ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो इसका ऑप्शन तो ये तो मुझे सही लग रहा है। अब दूसरा पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर इज प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट इंक्लूडिंग द रेलवे बजट बिफोर द पार्लियामेंट एंड द बजट ऑफ यूनियन टेरिटरी अंडर द प्रेसिडेंट रूल। तो ये बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट जो रेलवे बजट है और जो अपना आम बजट है वो कौन बनाता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये बजट इंडिया का बनाती है, ये याद रखना, ठीक है, फैक्ट है। तो 2017 के पहले रेलवे का अलग अलग बजट बनता था, बट अभी रेलवे का बजट भी साथ में बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चित्रकूट। हम पढ़ेंगे 10वां क्वेश्चन। अब 10वां क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वहाँ पे होती है जहाँ पे रूरल एरिया हो, और मेट्रोपॉलिटन कमेटी वहाँ पे जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सब। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला जाए? जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन है उसमें मतलब जो मतलब जो 4/5 मेंबर्स है वो लोकल होने चाहिए, तो ये ऑप्शन राइट है। और इस मेट्रोपोलिटन में बोला है जो 2/3 मेंबर है वो लोकल होने चाहिए, मतलब 1/3 मेंबर बाहर से हो सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन राइट है, तो इसका ऑप्शन होगा सी फॉर चित्रकूट। हम पढ़ेंगे 11th वाला। 11th में क्या बोला है? 11th में देखो ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, तो हम लोग एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ सेटनिंग बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंशन काउंसिल BIRAC। तो इसमें क्या बोल रहा है? फॉस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये पॉजिटिव बात है। प्रमोट अफोर्डेबल इनोवेशन इन की सोशल सेक्टर, ये भी एक पॉजिटिव बात है। इम्पावर स्टार्टअप एंड स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये भी पॉजिटिव बात है। टू इंकरेज यंग इन्वेस्टिगेटर फॉर इंटरप्रेन्योरल एंड मैनेजरल डेवलपमेंट इन SME इन बायोटेक्नोलॉजी, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। तो इसका ऑप्शन होगा डी फॉर देवसेना। द राइट टू वर्कर टू रिजॉर्ट टू स्ट्राइक इज वॉट। ये में क्वेश्चन आई थिंक ये एक डाउट वाला क्वेश्चन है। देखो राइट टू रिजॉर्ट स्ट्राइक इज वॉट, ये एक स्टेट्यूटरी राइट है, ठीक है। बट इसमें UPSC ने इसको कॉमन लॉ राइट बोला है। देखो स्ट्राइक तो क्या है, एक ये क्या है, इसको फैक्ट्री एक्ट में इसको डिफाइन किया है कि स्ट्राइक विद बॉन्ड मतलब जब वर्कर्स की डिमांड नहीं मानी जाए। ये फंडामेंटल राइट है क्या? नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है, बट इसको UPSC ने इसका आंसर कॉमन लॉ राइट माना है, ठीक है। तो हम लोग भी सही बोलेंगे, बट इसका मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, बिकॉज एक स्टैट्यूटरी राइट है, मतलब कानूनी राइट है ना। अब आगे चलेंगे। Which of the following recommend that the public health expenditure of the union and state government together should be increased in progressive manner to reach 2.5% of the GDP by year 2005। तो इसमें बोला है कि मतलब कौन से कमेटी ने रिकमेंड किया है कि गवर्नमेंट, यूनियन और स्टेट का बजट एटलीस्ट तो 2.5% रीच करना चाहिए 2025 तक इन हेल्थ सेक्टर। तो ऑफकोर्स ये कौन बोलेगा? कस्तूरी रंजन कन्नू। तो ये तो एजुकेशन कमेटी है, तो ये बोला गया है 15th फाइनेंस कमीशन। तो इसमें आप ये भी याद रखना, अभी नेक्स्ट ईयर पूछ लेगा कि 2.15 फाइनेंस कमीशन में कितना टारगेट रखा, तो आप याद रखना 2.5 2025। हम आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और पॉलिटिकल पार्टी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना जो हमको मालूम है वो करेंगे। तो भारतीय मजदूर संघ ये तो BJP का ही सबको मालूम है, तो सी के साथ 2 जाएगा। सी के साथ 2 कहाँ पर है? ए में है, एंड A और D की लड़ाई है, ठीक है। अब हम लोग B1 देखेंगे। B1 मतलब अब हम लोग में केवल A4 है कि A3 है, ये देखेंगे बस, ठीक है। इन दोनों में लड़ाई नहीं होगा। तो ये सेंट्रल ऑफ ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ऑफ ट्रेड इंडियन ट्रेड यूनियन। तो सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन किसका है? तो आप बोलोगे सर ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट इंडिया का है, ठीक है। सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन किसका है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट इंडिया। और D किसका है? और इसका
ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसका है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कम्युनिटी पार्टी, सीपीआई का, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो कम्युनिस्ट पार्टी, ये दोनों पहले सेम थे, तो 1964 में ये दोनों स्प्लिट हो गए, एक सीपीआई में और एक सीपीआईएम में, ये याद रखना आप लोग। तो जो इसका है ना, इसी का है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसका है? सीपीआई का। लेकिन जो मार्क्सिस्ट है ना, उनका क्या है? सेंट्रल ऑफ ट्रेड, इंडियन ट्रेड यूनियन, इनका ये है। समझा आप लोग को? मूव करेंगे आगे हम लोग, हम पढ़ेंगे 15 क्वेश्चन की तरह। हम लोग देखते ही हम लोग 15 क्वेश्चन डिस्कस करने आ गए। हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट अ सिटिंग एट द सुप्रीम कोर्ट इज करेक्ट। मतलब ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये बोल रहा है जैसे कोई जज रिटायर्ड हो गए, बट व्हाट हैपन, अगर समझो सडनली सुप्रीम कोर्ट में केसेस बहुत पीक हो गए, तो लेकिन जजेस का स्ट्रेंथ तो सेम है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो रिटायर्ड जजेस है ना, उनको बुला के केस सॉल्व करवाती है। तो लेकिन इसके लिए इसमें कुछ प्रोविजन है, ऐसा किसी को भी बुला के नहीं करा सकती है। तो हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 128 परमिट करता है द अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस सिटी कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब हमको आर्टिकल 21 ये बोल रहा है कि ये तो मालूम नहीं, लेकिन जो आगे की लाइन है वो तो राइट है, मतलब ये ऐसा प्रोविज़न दिया है। हम पॉइंट 2 पढ़ेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे एनी टाइम रिक्वेस्ट एनी वन, मतलब एनी टाइम, कोई मतलब रात को भी, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। एनी टाइम एनी वन हु हेल्ड ऑफिस एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रिटायर्ड। बट ये बोल रहा है कि जो सिटिंग जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, उसको भी जजेस बना सकती है। ये प्रोविज़न तो रॉन्ग है। जो हाई कोर्ट के जज कैसे बनेंगे? जब कोलिजियम रिकमेंड करेगा तो ही आप हाई कोर्ट के जज, सब सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो, ऐसा उड़ के नहीं बन सकते हो। ये तो प्रोविज़न इसलिए किया गया है कि जब कोर्ट में केसेस बढ़ जाए तो कोर्ट का निपटारा फटाफट करना पड़ेगा। तो जो जो रिटायर्ड जजेस उनको एक्सपीरियंस है ना, तो उनके एक्सपीरियंस हम यहाँ पे काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग है, तो हम 2 जहाँ पे उसको कट करेंगे, और 1 तो राइट है, तो इसको भी कट करेंगे, क्योंकि 1 और हम देखेंगे 4 और 3 में के बीच में लड़ाई में कौन जीतता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे 3, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे एट एनी टाइम। ये क्या बोल रहा है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मे एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसर्न ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट एनी पर्सन who held the office of the chief justice of high court to sit and act as the judge of the supreme court। अब ये भी तो रॉन्ग है ना। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अकेले ये नहीं डिसाइड कर सकता है कि हाई कोर्ट का जज आके बैठे यहाँ पे, उसको कोलिजियम लगेगा, कोलिजियम जब रिकमेंड करेगा तभी हाई कोर्ट का जज आके सुप्रीम कोर्ट में बैठ सकता है। अब 4th पॉइंट पढ़ेंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में एट एनी टाइम विद द प्रीवियस कंसर्न ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन हेल्ड ऑफिस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू सिट एंड एक्ट एट द सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या बोल रहा था? देखो यही पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर रहा था। ये पॉइंट बोल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहले किससे कंसर्न लेगा? ये ना पहले प्रायर कंसर्न लेगा प्रेसिडेंट से। जब प्रेसिडेंट मंजूर देगा, प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शन, मंजूर दो या न दो, लेकिन इसका पूछने का काम है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मंजूर दिया ना दे, बट ये पूछा, फिर उसके बाद क्या होगा? ये ना मतलब जो भी रिटायर्ड जज है, सिटिंग जज है, उनको केस रिफर कर सकता है या तो उनको जज बना सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा A 1 और 4। मूव करेंगे आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो ये स्कीम MP लेड स्कीम है। ये स्कीम क्या बोलता है कि हर पार्लियामेंट्स को अपने ईयर में एक गांव को चूज़ करना पड़ेगा और उस गांव को आदर्श गांव बनाना पड़ेगा। उन लोग को आदर्श गांव बनाना पड़ेगा। ये स्कीम ना किसके अंदर है? MOSPI के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ स्कीम इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। ये ऑप्शन राइट है। द फंड रिलीज अंडर आर नॉन लैप्सेबल। तो ये बोलता है कि इसका जो फंड है वो नॉन लैप्सेबल है। मीन्स व्हाट? इसका फंड लैप्स नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, बिकॉज ऑफकोर्स मतलब सपोज गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग को हर साल 5 करोड़ रुपये खर्चा करना है, बट किसी दौरान समझो 5 करोड़ रुपये खर्चा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं कि अभी अगले साल 5 करोड़ मतलब आपने खर्चा नहीं किया तो 5 करोड़ लैप्स हो जाएगा। ये आपको फिर से अगले साल 5 करोड़ मिलेगा, तो ये 5 मिल के हो जाएंगे 10 करोड़। तो इसका मतलब वही है। तो सेकंड ऑप्शन भी राइट है।
अब इसमें क्या बोला, द रोल ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू रिकमेंड वर्क, तो इसका ये भी ऑप्शन राइट है। इसमें बोल रहा है कि जो एमपी का वर्क, इसका एमपी का जो रोल है वो लिमिटेड ही है, मतलब वो केवल रिकमेंड कर सकता है वर्क को, वो मतलब खुद जाके फील्ड पे झाड़ू नहीं मारेगा, खुद जाके फील्ड में ये घर नहीं बनाएगा। उसका काम है भाई, वो आएगा और डीएम को बोलेगा भाई देख इधर ना इतना इतना घर बनना चाहिए, तो ठीक है, तो उसका रोल क्या लिमिटेड ही है। एंड देन एग्जीक्यूट कौन कराएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तो और तो सरकार के तंत्र कराएगी। द स्कीम इज कंफाइंड टू द स्टेट फ्रॉम विच द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय लोकसभा एंड हालांकि द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और राज्यसभा कैन बी रिकमेंड फ्रॉम वर्क एनीवेयर इन द कंट्री। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो मैं आपको फटाक से बोल देता हूँ। सपोज उत्तर प्रदेश है, ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहाँ से चुन के आते हैं, बनारस से। तो प्राइम मिनिस्टर एक तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक तो आप बनारस में ही काम कर सकते हो, लेकिन जब ये यूपी में सुधांशु जो त्रिवेदी है वो किसके मेंबर है, वो राज्यसभा के मेंबर है, तो वो यूपी में किधर भी काम करा सकते हैं। लेकिन समझो यही समझो जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर है ना राज्यसभा में, वो पूरी इंडिया में काम करा सकते हैं, वो किधर भी उनका जहाँ चाहे वहाँ करा सकते हैं। लेकिन समझो अगर सुधांशु त्रिवेदी अगर यूपी से चुन के आए तो वो अपना पैसा यूपी में ही खर्चा करेंगे। जैसे अपने जयशंकर जी है वो गुजरात से चुन के आते हैं, तो वो अपना काम केवल गुजरात में ही करा सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहा है। तो ऑप्शन 4 एक रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। हम आएंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन 2023 की यूपीएससी मेंस प्रीलिम्स में पूछा था कि ठीक है ऑप्शन में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, विच इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो देखो आपको सबको मालूम है ये 3 तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज राइट, ए फॉर अमरावती। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग अब 18 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 18 क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग आई थिंक इस वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है इस वजह से। तो अभी हम लोग और 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द प्री रिक्वेस्ट मतलब ज़रूरी है, एनी एरिया शेड्यूल एरिया अंडर द 5th शेड्यूल। देखो 5th शेड्यूल में ना शेड्यूल एरिया आता है और 6th शेड्यूल में आता है ट्राइबल एरिया, ये याद रखना। तो इसमें क्या बोला है, 5th जो शेड्यूल में शेड्यूल एरिया आएगा उसमें क्या क्या प्रोविजन दिए गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट द प्री, उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही। तो आप बोलोगे सर यस, ए इज़ राइट। उसमें कॉम्पैक्टनेस होना चाहिए और रीजनल साइज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, ऐसा मतलब पॉपुलेशन रीजनेबल साइज होना चाहिए, पॉपुलेशन थोड़ा बहुत होना चाहिए। वो एरिया इकोनॉमी बैकवर्डनेस होना चाहिए, मतलब वो एरिया पिछड़ा होना चाहिए, बिकॉज देखो शेड्यूल एरिया मिलेगा तो उसका फ़ायदा मिलेगा ना उस एरिया को, इस वजह से। और इसमें क्या बोला था, नोटिफाइड मस्ट बी इशू विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट में। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये किस में लागू है, ये पॉइंट ट्राइबल एरिया पे लागू है, मतलब ट्राइबल एरिया का जो एरिया है वो गवर्नर डिक्लेयर करेगा, लेकिन जो शेड्यूल एरिया है ना वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा। तो ऑप्शन 4 रॉन्ग है, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी फॉर बाहुबली। हम आएंगे 19 वाले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैंडेट ऑफ द कमिटी ऑन एस्टीमेट। कमिटी ऑन एस्टीमेट क्या करता है, जो मतलब जो भी सरकार का बजट या जो भी कुछ भी हुआ तो उसके ऊपर वो डिस्कस करता है, उसका रिपोर्ट्स निकालता है। तो इसका यही मेन प्रॉब्लम है, ठीक है, मेन यही इसका कम्युनिटी का मतलब है। तो हम लोग देखेंगे इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट रिपोर्ट ऑन व्हाट, इसमें बोल रहा है कि रिपोर्ट फर्स्ट क्या है, इट रिपोर्ट ऑन व्हाट इकोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी या एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कंसिस्टेंट विद पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टीमेट में बी इफेक्टेड। तो फर्स्ट से तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा है ये है कि नहीं, हम लोग डी पढ़ेंगे, इट एग्जामिन बिल्स ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो आई थिंक ये तो रॉन्ग है, बिकॉज ये इसके लिए 24 डिपार्टमेंट कमिटीज़ बना के रखी है, ये मोस्टली फाइनेंस से डील करती है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, इट एग्जामिन द कंट्रोलर, जो कंट्रोलर ये कौन करती है, PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब हमेंगे फोर्थ, एक स्क्रूटनाइज करती है ऑपरेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट ऑफ द बजट, ये भी रॉन्ग, ये नहीं करती। ये करती है रिपोर्ट ऑन इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट। एस्टीमेट मीन्स व्हाट, एस्टीमेट मीन्स अंदाजा लगाना। अब अंदाजा किसका लगाओगे, अंदाजा लगाओगे इकोनॉमी का लगाओगे ना, इकोनॉमी कैसे इंप्रूवमेंट करते, इसका करेक्शन होगा ए का, ए फॉर अमरिंदर बाहुबली। हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 8th शेड्यूल है वो 8th शेड्यूल किसका है, वो 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस का है। तो इसमें हम डोगरी, बोटी, मैथिली एंड संथाली, तो ये तीनों तो है। एक करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी फॉर बाहुबली। तो इस वाले वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, बिकॉज वीडियो लंबी हो रही है और आप भी हेक्टिक हो जाओगे इतना लंबा वीडियो देख के। तो इसका PDF आपको साथ में टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, जय हिंद।